नमस्ते। ये आवाज़ कहाँ से? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ मैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, जिसमें हमारी टीम के मेंबर और आप लोग शामिल हो। और सिमल शेख तो आए। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती है। शेयरिंग ज़्यादा किया करें, सजेस्ट तो किया करें, क्यों नहीं करते आप लोग सजेस्ट, और कमेंट भी किया करें। वैसे आपने जब से ये चीज़ जो है ज़्यादा फोर्सफुली और मोहब्बत से या प्रेशर में कही ना कि ज्वाइन करें हमें, तो बहुत यानी हमारे व्यूवर्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल इसी तरह शेयरिंग ज़्यादा किया करें। बिल्कुल। तो वीडियो का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी बायोग्राफी ट्रिब्यूट, बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से। अभियान नहू का चैनल है अभियान नहू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉलिटिशियंस का काम क्या होता है? वोट मांगना, दूसरों को नीचा दिखाना, या स्कैम होते हुए चुपचाप देखते रहना। एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ दो तरह के नेता होते हैं, एक जो जीतने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं और दूसरे जो देश के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। ये दूसरे टाइप के नेता देश के पॉलिटिशियंस नहीं, देश के लीडर्स कहलाते हैं। और वाजपेयी जी देश के एक असली लीडर थे। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, एक फैक्ट। अटल जी क्या थे ये शायद आज की जनरेशन समझ न पाए, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो काम किया उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, आज उनका बर्थडे जो भारत में गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम उनके ऐसे 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक्चुअल में देश को आगे बढ़ाया। अगर आपको लगता है कि अटल जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ। यूजुअली जब एक पार्टी की सरकार आती है तब वो ऐसे कुछ रूल्स बनाती है जो पिछले पार्टी ने किया हुआ सारा काम यूजलेस कर देती है और देश की प्रोग्रेस को स्पीड ब्रेकर लग जाता है। लेकिन वाजपेयी सर तो हाईवे बनाने में विश्वास रखते थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज को एक हाईवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट, दुनिया का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। जब अच्छे रोड्स बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो उन रोड्स के आसपास डेवलपमेंट भी होती है। ये फैक्ट अटल जी जानते थे। और सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, गांव को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जो भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में से एक है। जब ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब उनके क्रिटिक्स उन पर हंसे थे। कहा था कि फंड्स कहां से आएंगे, आम लोगों को इन रोड से क्या फर्क पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट कई सारे फार्मर्स की रियल लाइफ स्टोरी से भरा हुआ है, जो हमें अच्छे रास्तों की ऑन ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। फार्मर्स जो अच्छे रास्ते ना होने की वजह से चीजें सिर्फ अपने गांव में बेच पाते थे, वो आज नजदीकी टाउन तक जा पाते और बेहतर दामों पर अपना प्रोड्यूस बेच पाते। 2,50,000 वर्कर्स और 10,000 सुपरवाइजर्स का इस विजनरी प्रोजेक्ट की वजह से घर चला। 2013 में तब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया था कि पिछले 30 सालों में जितने रोड्स भारत में बने हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% उन 5 सालों में बने थे जब अटल जी पीएम थे। एक गांव जो पहले एक आइलैंड हुआ करता था अब मेनलैंड से जुड़ गया, और एक अच्छा लीडर यही करता। नंबर 2, एजुकेशन। देश के प्रॉब्लम्स को दूर करने का पहला स्टेप फोकस ऑन द नेशन। ऐसा नहीं था कि अटल जी के समय भारत पर मुसीबतें ही नहीं आई। एक अर्थक्वेक, 2 साइक्लोन, कारगिल वॉर और पार्लियामेंट अटैक।
इतना सब होने के बाद भी इन 5 सालों में भारत का जीडीपी 8% से बढ़ रहा था। अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं, सही फोकस से होता है। इसीलिए उन्होंने फोकस साइंस पे किया। भारत के 56th इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि हमारा देश अब साइंस के फील्ड में उड़ने के लिए तैयार है। भारत 2008 में चांद पर पहुंच जाएगा। इसरो का ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया और इस प्रोजेक्ट का नाम था चंद्रयान। उन्होंने फोकस लोगों को तोड़ने में नहीं, लोगों को जोड़ने में किया। 90s में भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारे लॉसेस सफर कर रहा था। टेलीकॉम कंपनीज के साथ उन्होंने एक रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम शुरू किया। इन सिंपल वर्ड्स, जब टेलकोस का बिजनेस बढ़ा तब सरकार का भी फायदा होने लगा। प्लस ये लाइसेंस फीस का सिस्टम बंद कर दिया जिससे बिजनेसेस ग्रो। पिछले 10 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री 20 गुना बढ़ी है और इस ग्रोथ का बेस वाजपेयी जी ने ही बनाया था। Can you imagine? एक जमाने में कॉलिंग रेट 17 रुपए पर मिनट हुआ करते थे और आज भारत दुनिया का सबसे चीपेस्ट कॉल रेट देने वाले देशों में से एक है। He focused on defense by making India a nuclear state. He focused on peace by starting a conversation with our neighbors. He focused on good finances by talking about governments controlling budget. और मजे की बात यह है कि 1998 से 2004 तक अटल जी ने ओवर परफॉर्म करने के बाद भी वो 2004 के इलेक्शंस में जीत नहीं पाए। शायद हम अच्छा काम करने वाले लीडर्स डिजर्व ही नहीं करते। कितना अच्छा होगा राइट, अगर हम एक लीडर अच्छा है या नहीं, या उनका फोकस किन चीजों पर है ये देखकर डिसाइड करें। वो किस पार्टी से है, कौन से रिलीजन का है, ये देखकर नहीं। यूजुअली हम पॉलिटिशियंस पर वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही ग्रेट लीडर। और अक्सर मैंने देखा है कि इंडियंस जो हैं वो अपने हीरोज़ को, अपने नेताओं को जिन्होंने अच्छे काम किए उनको याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते। हाँ, और शुरुआत जो बीजेपी बनी थी तो शुरुआत के लीडर्स में ये हैं, यानी कि उनके बानियों में से हैं बीजेपी की। और बहुत ही ज़्यादा मतलब आज़ादी के टाइम से भी ये हैं। यानी कि हैरत होती है मुझे कभी कभार कि यार आज़ादी वाले हीरोज़ भी आज़ादी के टाइम पे मौजूद थे वो लोग, और आज तक मतलब है कि काफ़ी टाइम तक उन्होंने मुझको सर्व किया। तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। और इनके बारे में यूँ समझ लें कि कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इनका ज़बरदस्त था। हाजिर दिमाग बहुत ज़बरदस्त थे। अब इनकी ये स्पीच, ये वाली जो स्पीच है कि नेता जो भी आए का पार्टी कोई भी आए, कोई भी पीएम बने, लेकिन ये मुल्क रहना चाहिए, ये बहुत वायरल स्पीच है इनकी। बहुत ही मतलब है कि ये जज्बाती अंदाज में कह रहे थे और पता चल रहा था कि यार उन्हें पीएम होने से, लीडर बनने से, जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें मुल्क बनना चाहिए, मुल्क आगे बढ़े। अच्छा, इन्होंने जो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि यार सीधी चीज़ें सामने पड़ी हुई है, कैसे मुल्क ग्रो करेगा। यानी सामने पड़ा हुआ है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लो, तालीम पे फोकस कर लो, कनेक्टिविटी कर लो, बाकी लोग खुद तरक्की कर जाएंगे, खुद तरक्की कर जाएंगे। 3-4 चीज़ें ये हैं। और आज देखें, अच्छा ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दौर में हम तरक्की देख रहे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये तरक्की दिनों में रातों में नहीं आती, इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ एक राह दिखा दी, और आज उस नक्शे कदम पे चल के देखें आज भी मुल्क तरक्की करता जा रहा है। अटल जी ने कितनी मेहनत की है, 2004 तक उन्होंने कितनी मेहनत की, एजुकेशन पे फोकस किया और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। फिर उन्हीं सारी चीज़ों को मोदी जी ने फॉलो अप किया होगा यकीनन, क्योंकि कितने साल उन्होंने 4 साल 5 साल 3-4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे तो हाँ, तो उन्होंने कितने साल उन्होंने दिए। बिल्कुल, और इनके साथ रहे हैं, मोदी जी के साथ रहे हैं, इनके साथ वक्त गुजारा है, और फिर मार्गदर्शन होता है, देखते हैं कैसे नेता काम कर रहे हैं, कैसे मुल्क ग्रो कर रहा है।
जब पूरी दुनिया का एक उसूल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत करो, अपनी सड़कें मजबूत कर लो, अपनी आने वाली नस्ल को तालीम दे दो, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक आप बन गए। और एक मेन चीज़, इसके साथ साथ एक मेन चीज़ जो आप टैक्स वाला मामला होता है ना कि आप एक कारखाना खोल रहे हैं, आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक लेटर चाहिए होता है या फलानी जगह जाओ। अच्छा, इन्होंने इनकी बिजनेस इनके कंट्री में इसलिए भी ग्रो करा कि इन्होंने 1 विंडो सिस्टम किया था। मैंने सुना था कि 1 विंडो सिस्टम है कि आपको एक ही खिड़की में एक ही जगह पर सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब हमारे यहाँ आपको छोटा सा भी कोई कारखाना लगाना है, ये करना, आपको फलानी एनओसी वहाँ से मिलेगी, उधर जाए, ये करो वो करो, मतलब हमने अपने आप को क्यों इतना मुश्किल में बना दिया। मतलब हमने बिला वजह एक बंदा जो बिजनेस करना चाहता है, बाहर से बेचारा कमा के लाया फ़र्ज़ करो, और यहाँ आके कुछ बिजनेस करना चाह रहा है, उसको यहाँ भी जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, तो 2-4 महीने बाद ख्वारी के बाद इतने टैक्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती है, तो कहता है यार मैं ना ही करूँ, मैं बैंक में रख लूँ, 12% लेता रहूँ, उससे ही बेहतर यही चीज़ होती है। अब देखिए उससे फिर बैंक पैसा स्टक हो जाता है, मुल्क बर्बाद हो जाता है। अब हमारे यहाँ नादरा में सारी चीज़ें होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर वहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट में या किसी चीज़ में भी डेट चेंज करानी है या कोई नाम चेंज कराना है या स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आपको कहाँ भेजेंगे? वो यूसी के पास जाएं, नादरा जाओ, लेकिन वो नादरा से यूसी के पास भेज देते हैं। हमारे यहाँ करप्शन या मतलब हडरामी या लोग अपने काम में इतने सीरियस नहीं होते कि वो फिर वापस वहाँ भेज देते हैं। वो वापस वहाँ भेज देते हैं। हॉस्पिटलों में भी यही हो रहा होता है अक्सर। मैंने मतलब देखता हूँ कि जो मतलब गवर्नमेंट के मामला को इतना उलझाया क्यों गया, डिसिप्लिन नहीं है ना, मसला सारा ये डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स नहीं है। बिजनेस के यहाँ बढ़ने की मेन वजह बताते हैं 1 विंडो सिस्टम। कहते हैं कि 1 विंडो के नीचे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, फिर आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। तो अटल जी के बारे में, अच्छा कई ऐसी चीज़ें अब मोदी जी के दौर में बनी है जिनके नाम अटल जी के नाम पे रखे गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लीडर हैं, उन्होंने सर अंजाम दिया, इतने सारे काम किए, उन्होंने मुल्क को आधा बनाया है। बिल्कुल। ये असल में चूँकि जो पहले भी मैंने देखा, ये जब से मैं आपके साथ ये वीडियो वगैरह देखने लगा हूँ, तो मुझे अब महसूस होता है कि ये पार्टी जो है, इसने अपना नाम जो रखा है वो पहली बात बहुत ज़बरदस्त है, भारतीय जनता पार्टी, जनता की पार्टी। और मेरा ख्याल है इन्होंने प्रूव भी किया है। जो असल में इनके लीडर हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इनको असल में देखो बात ये कि हर आदमी की शख्सियत बताती है कि उसमें कितनी इनकिसारी है, कितना यानी जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत है। कि वो एक तो इनको मैंने नेशनल ड्रेस में हमेशा इनको भी देखा, मेरा मकसद है कि ये जो मोदी जी को और इनको भी, तो मुझे तो एक तो ये बात पता है। फिर दूसरी बात ये कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, वो कोई इम्प्रेशन वाला या उन्हें किसी से मुतासिर नहीं होते, वो अपने हाँ समझ भी सके। और दूसरा ये बात देखा, असल में ये नेशनल लैंग्वेज जो है ना, वो दुनिया में आप अगर अपने वो प्रमोट करना चाहिए कि हमारा मुल्क है, हमारे अंदर, तो वो उसके अंदर आप मुल्क के लोगों का जो है तकरीर कर रहे हैं और इंग्लिश में उसको वो कर रहे हैं, तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं। आप जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ करें, लेकिन अपने कंट्री के अंदर और जो लोगों के अगर बैदी में जा रहे हैं तो आपकी शख्सियत तो पहचानी जाए कि यार ये बंदा जो है इंडिया से या पाकिस्तान से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो उस टाइम पे वो बुनियादें रखी जिन चीज़ों की, आज उसका समर उनके कंट्री को मिल रहा है। और उन्होंने जो फोकस किया, देखो जिस मुल्क की 3 चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और अदलिया, ये 3 चीज़ें अगर आपके मुल्क में सही तरीके से चलेंगी तो समझ लो कि वो मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि फिर आप अब ये है जैसे रोड, आपने रोड बना दिया कि चलो रोड, लेकिन नहीं, उसके साथ कितने लोगों के यानी वसाइल कनेक्ट होते हैं, फिर यानी बिजनेस बढ़ते हैं, तो वही मेरा मकसद है। बहुत सी चीज़ें यानी समझ लो कि वाला लगेगा, जैसे पहिया चलेगा वैसे ही मईशत चलेगी, तेज़ी से तरक्की। फिर अब ये अदलिया, अगर आपका वो जो है निज़ाम जो है अदलिया का बेहतर है, पूरी दुनिया आपकी कंट्री में आके वो करेगी कि भाई यहाँ पर आपको इसी तरीके से तालीम, फिर तालीम से यानी आपकी जो है वो जनरेशन वो एजुकेट होती है और दुनिया में जाके कंपटीशन में अपना नाम करती है। तो ये बहरहाल ये कि मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ छोटा सा अपना मुल्क बना लें। मैं तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि हम साइड में कोई कराची का गाँव लेके छोटा सा क्या 3 लोगों से मुल्क बन जाएगा। असल में ये जो है कई जगह बात होते नहीं, मेरा मकसद है कि इस लेवल पे नहीं,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात जब होती है ना, जब आप लोग भी तस्करा करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ, असल में देखें ये हमारी बैड लक है, बैड लक ऐसा हम उसको रोना, अगर रोते हैं तो उस रोते, मेरा मकसद ठीक है वो वाली बात, रोना ना रोए ना, नहीं कुछ बना ले, लेकिन नहीं असल में अब या तो ये कि गांव देहात नहीं बने, फिर या तो कंपटीशन में आप, पॉलिटिशियन में आप, पॉलिटिकल आप कंपटीशन में आए, जो कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर आपको टिकट नहीं मिलेगी ना, मुझे ढूंढेंगे, टिकट ही नहीं मिलेगी, वो बड़ा यानी वो है बारह, दिल करता है कि कुछ होना चाहिए, लेकिन अब ये हम क्या कह नहीं, सकते हैं। अच्छा अगर आपको बिठा दिया जाए तो आप संभाल लेंगे मुझे? मैं तो खड़ा हो जाऊंगा ना। अरे आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैं, नहीं असल में बात ये कि मुझसे एक्चुअली हर ये कोई इंसान ऊपर से प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं आता है, हर शख्स जो दुनिया में आता है, कोई भी वो नंगा आता है और रोता हुआ आता है, उसको ये दुनिया बनाती है। तो ये बात तो छोड़ दें कि कौन है, कोई मैं भी बन सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। जब ये चीज़ें आते हैं, वो कहते हैं ना खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो जब अगर हमें कोई सीट मिलेगी तो फिर ऑटोमेटिकली काम भी आ ही जाएगा। स्टार्ट तो कौन सा लेकिन ये देखे ना, ये मैं भी इनको क्या बोलूँ, ऐसे लोग बैठे हुए वो बेचारे, उनको तो जीने नहीं दिया, उनको तो टिकने नहीं दिया। असल में देखें ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये हमारी बदकिस्मती, मैं बार बार कहता हूँ कि बदकिस्मती है कि हम उसको इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ। हमारी बदकिस्मती है कि इसमें ये तमाम चीज़ें कुदरत ने हमारे मुल्क को हर चीज़ों से नवाजा है, लेकिन ये कि हमें लीडरशिप अच्छी नहीं, बस शऊर आएगा इनको, मैं ये पूछता है कब शऊर आएगा इनको, कब समझेंगे ये? पैसे जमा कर रहा हूँ मैं, कैसे टिकट खरीदने के लिए, बलूचिस्तान का कोई टुकड़ा खरीदने तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए